पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। प्रश्न 1। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ए. अर्नेस्ट हेकल, अर्नस्ट हेकल। बी. ए.जी. टांसले, ए.जी. टैंसली। सी. चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स एल्टन। डी. ई.पी. ओडम, ई.पी. ओडम। सही उत्तर ऑन बी, विस्तृत विश्लेषण, ए.जी. टांसले ने वर्ष 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रस्ताव रखा था। उनके अनुसार ये पर्यावरण के जैविक, बायोटिक और अजैविक एबायोटिक घटकों के अंतर्संबंधों से बनी एक कार्यात्मक इकाई है। नोट: अर्नेस्ट हेकेल ने 1866 में पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द दिया था। दोनों में भ्रमित न हो। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? A1 फॉरेस्ट, बी. घास का मैदान, ग्रासलैंड। सी. धान का खेत, राइस फील्ड। डी. झील, लेक। सही उत्तर सी, विस्तृत विश्लेषण। 1. घास के मैदान और झील प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं क्योंकि इनका निर्माण प्रकृति द्वारा स्वतः होता है। धान का खेत, कृषि भूमि या एक्वेरियम मानव द्वारा निर्मित और प्रबंधित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम या कृषि पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। प्रश्न 3। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य या प्राथमिक स्रोत क्या है? ए. एटीपी, एटीपी। बी. भूताप, जियोथर्मल एनर्जी। सी. सूर्य का प्रकाश, सोलर एनर्जी। डी. हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स। सही उत्तर सी, विस्तृत विश्लेषण। पृथ्वी पर स्थित लगभग सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का अंतिम और प्राथमिक स्रोत है। हरे पौधे इस सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस द्वारा रासायनिक ऊर्जा भोजन में बदलते हैं। प्रश्न 4। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ए. एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल। बी. द्विदिशीय बाइडायरेक्शनल। सी. बहुदिशीय मल्टी डायरेक्शनल। डी. वृत्ताकार साइक्लिक। सही उत्तर ए, विस्तृत विश्लेषण। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय, एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा उत्पादक पौधों से शाकाहारी और फिर मांसाहारी जीवों की ओर जाती है। ये कभी भी उल्टी दिशा में उपभोक्ता से उत्पादक की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। प्रश्न 5। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम, 10% लॉ किसने दिया था? ए. एल्टन, एल्टन। बी. लिंडमैन, लिंडीमैन। सी. मेबियस, मोबियस। डी. डार्विन, डार्विन। सही उत्तर विस्तृत विश्लेषण। रेमंड लिंडमैन ने 1942 में ये नियम दिया था। इसके अनुसार एक पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल से अगले पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, जबकि 90% ऊर्जा श्वसन, गमन और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। प्रश्न 6। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र तालाब में जैवभार, बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? ए. हमेशा सीधा, अपराइट। बी. उल्टा, इन्वर्टेड। सी. वर्गाकार, स्क्वायर। ए. डी. पहले सीधा फिर उल्टा। सही उत्तर बी, विस्तृत विश्लेषण। तालाब या समुद्र जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार बायोमास का पिरामिड उल्टा, इन्वर्टेड होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राथमिक उत्पादकों फाइटोप्लैंक्टन इकाई का कुल भार बहुत कम होता है, जबकि उन पर निर्भर बड़ी मछलियों और उपभोक्ताओं का जैवभार बहुत अधिक होता है। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? ए. संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। बी. जैवभार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। सी. ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। और डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर सी, विस्तृत विश्लेषण। ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा, अपराइट होता है। थर्मोडायनामिक्स के नियमों और लिंडमैन के 10% नियम के कारण जैसे जैसे हम निचले पोषण स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ते हैं, उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा हमेशा घटती जाती है। प्रश्न 8। खाद्य श्रृंखला के उस परस्पर जुड़े हुए जाल को क्या कहते हैं जिसमें ऊर्जा प्रवाह के कई रास्ते होते हैं? ए. खाद्य चक्र, फूड साइकिल। बी. खाद्य जाल, फूड वेब। सी. पोषण स्तर, ट्रोफिक लेवल। डी. जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। सही उत्तर विस्तृत विश्लेषण। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल जाल जैसी संरचना बनाती हैं तो उसे खाद्य जाल, फूड वेब कहा जाता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी एक अकेली खाद्य श्रृंखला नहीं पाई जाती, बल्कि खाद्य जाल पाया जाता है जो तंत्र को स्थिरता प्रदान करता है। प्रश्न 9। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक, डिकम्पोजर्स का मुख्य कार्य क्या है? ए. सौर ऊर्जा को स्थिर करना। और बी. अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलना। सी. मृत कार्बनिक पदार्थों को
सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ना। ई विषैले रसायनों को नष्ट करना। सही उत्तर सी विस्तृत विश्लेषण। जीवाणु, बैक्टीरिया और कवक फंगी मुख्य अपघटक हैं। ये मृत पौधों और जंतुओं के जटिल कार्बनिक मलबे को सरल अकार्बनिक पोषक तत्वों में विघटित करते हैं, जिससे ये पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। इन्हें प्रकृति के सफाई कर्मी भी कहा जाता है। प्रश्न 10। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑफ A1 पारिस्थितिकी तंत्र, ऑफ B मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, सी महासागरीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र ओशन इकोसिस्टम, डी पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र। सही उत्तर ऑन सी विस्तृत विश्लेषण। समुद्र या महासागर पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर फैले हुए हैं। अत्यधिक विशाल आकार, खारेपन की निरंतरता और तापमान के स्थायित्व के कारण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे स्थायी स्टेबल पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। प्रश्न 11। 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र ट्रांजिशन जोन को क्या कहा जाता है? ए इकोक्लाइन, इकोक्लाइन, बी इकोटोन, इकोटोन, सी निकेत, निच, डी बायोम, बायोम। सही उत्तर बी विस्तृत विश्लेषण। दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे घास के मैदान और वन या भूमि और नदी के बीच के मिलन या संधि क्षेत्र को इकोटोन इकोटोन कहते हैं। इस क्षेत्र में दोनों तंत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए यहां जैव विविधता अक्सर अधिक होती है, जिसे एज इफेक्ट कहा जाता है। प्रश्न 12। खाद्य श्रृंखला में बाघ या शेर को किस श्रेणी में रखा जाता है? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी शीर्ष या तृतीयक उपभोक्ता टॉप कार्निवोर, और डी प्राथमिक उत्पादक। सही उत्तर सी विस्तृत विश्लेषण। बाघ और शेर मांसाहारी जीवों को खाते हैं और उनका शिकार करने वाला कोई अन्य जीव प्रकृति में सामान्यतः नहीं होता, इसलिए इन्हें खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर शीर्ष उपभोक्ता टॉप टर्शरी कंज्यूमर या चरम मांसाहारी माना जाता है। प्रश्न 13। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक एबायोटिक घटकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ए तापमान टेम्परेचर, बी कवक फंगी, सी मृदा सॉइल, डी आर्द्रता मॉइस्चर। सही उत्तर बी विस्तृत विश्लेषण। तापमान मिट्टी, जल, हवा और आर्द्रता निर्जीव वस्तुएं हैं, अतः ये अजैविक घटक हैं। कवक फंजी एक जीवित जीव है जो अपघटक की भूमिका निभाता है, इसलिए ये पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट है। प्रश्न 14। खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों जैसे डीडीटी या भारी धातुएं की सांद्रता का प्रत्येक उच्च पोषण स्तर में बढ़ना क्या कहलाता है? ए यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन, बी जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन, सी जैव संचय बायो एक्यूमुलेशन, और डी ओजोन क्षरण। सही उत्तर बी विस्तृत विश्लेषण। जब कोई गैर बायोडिग्रेडेबल जो सड़ता नहीं है प्रदूषक जैसे डीडीटी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है तो निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर जाने पर उसकी सांद्रता मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष जीवों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ता है। प्रश्न 15। एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड ऑफ नंबर्स कैसा बनेगा? ए सीधा, बी उल्टा इन्वर्टेड, सी अनियमित, डी क्षैतिज। सही उत्तर बी विस्तृत विश्लेषण। यदि हम केवल एक बड़े पेड़ उत्पादक =1 पर विचार करें तो उस पर रहने वाले फल खाने वाले पक्षियों की संख्या अधिक होगी। प्राथमिक उपभोक्ता अनेक और उन पक्षियों के शरीर पर रहने वाले परजीवियों जूं बैक्टीरिया की संख्या और भी अधिक होगी। इस प्रकार आधार संकरा और शीर्ष चौड़ा होने के कारण पेड़ का संख्या पिरामिड उल्टा बनता है। प्रश्न 16। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी से क्या तात्पर्य है? ए उपभोक्ताओं द्वारा भोजन ग्रहण करने की दर, और बी प्रति इकाई समय और क्षेत्र में जैविक पदार्थ के निर्माण की दर, सी श्वसन में नष्ट हुई ऊर्जा की मात्रा, या डी केवल वनों का घनत्व। सही उत्तर बी विस्तृत विश्लेषण। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में उत्पादित कुल कार्बनिक पदार्थ या ऊर्जा की दर को उसकी प्राथमिक उत्पादकता प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और कोरल रीफ की उत्पादकता सबसे अधिक होती है। प्रश्न 17। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं की श्रेणी में आ सकता है? ए हिरण, बी शेर, सी मनुष्य,
ह्यूमन। डी गाय। सही उत्तर सी विस्तृत विश्लेषण। मनुष्य एक सर्वाहारी ओमनिवोर जीव है। जब मनुष्य सीधे साग सब्जी या अनाज खाता है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। जब वह बकरे या मुर्गे का मांस खाता है जो खुद शाकाहारी हैं तो मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता की भूमिका में आ जाता है। प्रश्न 18। किसी जीव का पर्यावरण में वो विशिष्ट स्थान या कार्यात्मक भूमिका क्या कहलाती है जहां वो रहता है और कार्य करता है? ए आवास हैबिटाट, बी पारिस्थितिक निकेत इकोलॉजिकल नीश, सी बायोम बायोम, डी पर्यावरण। सही उत्तर बी विस्तृत विश्लेषण। आवास वो भौतिक स्थान है जहां कोई जीव रहता है, जैसे उसका पता, जबकि निकेत नीचे उस जीव की उस आवास में विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका, व्यवहार और संसाधनों के उपयोग के तरीके को दर्शाता है, जैसे उसका पेशा। दो प्रजातियों का निकेत कभी भी पूर्णतः समान नहीं हो सकता। प्रश्न 19। वह पोषण श्रृंखला जो मृत कार्बनिक पदार्थों जैसे सड़ी गली पत्तियां गोबर से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? ए चारण खाद्य श्रृंखला ग्रेजिंग फूड चेन, बी अपरद खाद्य श्रृंखला डिट्राइटस फूड चेन, सी परजीवी खाद्य श्रृंखला पैरासिटिक फूड चेन, डी सौर खाद्य श्रृंखला। सही उत्तर बी विस्तृत विश्लेषण। जीवित हरे पौधों से शुरू होने वाली श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसके विपरीत मृत जीवों और सड़े गले पदार्थों से शुरू होने वाली श्रृंखला को अपरद डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, जिसमें कवक, केंचुए और जीवाणु प्राथमिक शुरुआत करते हैं। प्रश्न 20। जैव भू रासायनिक चक्र बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का क्या अर्थ है? ए चट्टानों का मिट्टी में बदलना, और बी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण और प्रवाह, ए सी जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या डी सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। सही उत्तर बी विस्तृत विश्लेषण। पर्यावरण के अजैविक घटकों मिट्टी, वायु, जल से जैविक घटकों पौधों, जंतुओं में और फिर वापस अजैविक घटकों में पोषक तत्वों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। प्रश्न 21। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु राइजोबियम मुख्य रूप से किन पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं? ए दलहनी पौधे लेग्यूमिनस प्लांट्स, बी मरुस्थलीय पौधे जीरोफाइट्स, सी जलीय पौधे हाइड्रोफाइट्स, डी अनाज वाले पौधे। सही उत्तर ए विस्तृत विश्लेषण। राइजोबियम जीवाणु मटर, चना, अरहर जैसी दलहनी लेगुमिनस फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में सहजीवी सिम्बियोटिक रूप में रहते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। प्रश्न 22। पारिस्थितिकी तंत्र में लाइकेंस किन दो जीवों के बीच सहजीविता सिम्बायोसिस का सबसे अच्छा उदाहरण है? ए जीवाणु और विषाणु, बी शैवाल और कवक algae एंड फंगी, और सी कवक और उच्च पौधे, और डी कीट और पौधे। सही उत्तर ओन बी विस्तृत विश्लेषण। लाइकन में शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बनाता है और कवक जो आधार, जल और खनिज प्रदान करता है एक साथ रहते हैं। यह परस्पर लाभ का संबंध सहजीविता कहलाता है। लाइकन वायु प्रदूषण विशेषकर SO_2 के बहुत अच्छे सूचक भी होते हैं। प्रश्न 23। किसी नग्न चट्टान या नए बने द्वीप पर जीवों की नई प्रजातियों के क्रमिक विकास और स्थापना की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए पारिस्थितिक अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सेशन, और बी पारिस्थितिक ह्रास, सी जैव विविधता संकट, डी अनुकूलन। सही उत्तर ए विस्तृत विश्लेषण। समय के साथ किसी क्षेत्र के सामुदायिक ढांचे में होने वाले क्रमिक और पूर्वानुमानित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण सक्सेशन कहते हैं। चट्टान पर सबसे पहले आने वाले जीव जैसे लाइकन को अग्रगामी प्रजाति पायोनियर स्पीसीज कहा जाता है। प्रश्न 24। प्रकृति में फास्फोरस चक्र फास्फोरस साइकिल का मुख्य भंडार या स्रोत क्या है? ए वायुमंडल एटमॉस्फेयर, बी अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स, सी महासागर, डी ओजोन परत। सही उत्तर ऑफ बी विस्तृत विश्लेषण। नाइट्रोजन और कार्बन चक्र गैसीय चक्र हैं क्योंकि इनका मुख्य भंडार वायुमंडल है, लेकिन फास्फोरस और सल्फर चक्र अवसादी चक्र सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं क्योंकि इनका मुख्य स्रोत भूपर्पटी की चट्टानें और फॉस्फेट खनिज होते हैं। इसमें वायुमंडलीय घटक नहीं होता। प्रश्न 25। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या और वितरण को सीमित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण भौतिक कारक है? ए जलवायु क्लाइमेट, बी
परभक्षण, सी मृदा की गहराई और डी मनुष्य की गतिविधियां। सही उत्तर ए विस्तृत विश्लेषण। यद्यपि सभी कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन जलवायु, जिसमें मुख्य रूप से तापमान और वर्षा शामिल हैं, किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार जैसे मरुस्थल, टुंड्रा या वर्षावन और वहां रहने वाले जीवों के वितरण को तय करने वाला सबसे बुनियादी और प्रभावी सीमाकारी कारक है। प्रश्न 26। घटपर्णी, पिचर प्लांट या नेपेंथिस नामक कीटभक्षी पौधा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का शिकार करता है। यह भारत में मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? ए राजस्थान के मरुस्थल में, और बी केरल के शांत घाटी में, ए सी मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में, ई उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में। सही उत्तर सी विस्तृत विश्लेषण। कीटभक्षी पौधे इंसेक्टिवरस प्लांट्स ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की भारी कमी होती है। नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए वे कीटों को फंसाकर पचाते हैं। भारत में नेपेंथिस खासियाना मुख्य रूप से मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में पाया जाता है। यह यूपीटीईटी का अति पसंदीदा प्रश्न है। प्रश्न 27। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, स्टेबिलिटी, निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ए केवल उत्पादकों की संख्या पर, और बी उपभोक्ताओं की अनुपस्थिति पर, सी जैव विविधता और खाद्य जाल की जटिलता पर, और डी केवल मानवीय हस्तक्षेप पर। सही उत्तर सी विस्तृत विश्लेषण। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जितनी अधिक जैव विविधता, प्रजातियों की विविधता होगी और उसका खाद्य जाल जितना अधिक जटिल होगा, वो तंत्र उतना ही अधिक स्थिर और संतुलित होगा। यदि एक प्रजाति नष्ट भी हो जाए तो उपभोक्ताओं के पास भोजन के अन्य विकल्प मौजूद रहते हैं। प्रश्न 28। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ए यह एक बंद तंत्र, क्लोज्ड सिस्टम होता है। ई बी यह एक खुला तंत्र, ओपन सिस्टम होता है। इन सी इसमें ऊर्जा का निवेश होता है पर पदार्थों का निकास नहीं होता। और डी इसका अपना कोई स्वनियंत्रण तंत्र नहीं होता। सही उत्तर बी विस्तृत विश्लेषण। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र, ओपन सिस्टम है क्योंकि इसमें बाहर से लगातार ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पदार्थों का प्रवेश निवेश होता रहता है और साथ ही ऊर्जा, ऊष्मा के रूप में तथा पदार्थों का निकास भी पर्यावरण में होता रहता है। प्रश्न 29। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी, किस शारीरिक क्रिया के कारण सबसे अधिक होता है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी श्वसन और उपापचय, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म, सी प्रजनन, और डी निद्रा। सही उत्तर विस्तृत विश्लेषण। जब कोई जीव भोजन का उपभोग करता है तो उस भोजन की अधिकांश ऊर्जा, लगभग 90% उसके जीवित रहने की प्रक्रियाओं जैसे कोशिकीय श्वसन, शरीर को गर्म रखने, गमन और दैनिक उपापचय क्रियाओं में ऊष्मा के रूप में खर्च या नष्ट हो जाती है। केवल 10% ऊर्जा ही नए ऊतक, मांस के रूप में संचित हो पाती है। प्रश्न 30। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किस ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद हुई थी? ए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, और बी रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, सी क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। सही उत्तर ओफे विस्तृत विश्लेषण। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 से 16 जून 1972 को मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन की याद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1973 से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई।